नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हमारे पास जेसाई दीपक की किताब इंडिया दैट इज भारत के कुछ अंश हैं और इनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत पर उपनिवेशवाद और खास तौर पर ये जो उपनिवेशिता है इसका क्या असर रहा है। बिल्कुल। ये जैसा आपने कहा, वकील और शोधकर्ता साई दीपक ने लिखी है और इसमें कई पुराने दस्तावेज, विद्वानों का काम और जो पुरानी लेजिस्लेटिव डिबेट्स थीं, हाँ, उन सब का हवाला दिया गया है। तो आज का हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि उपनिवेशिता आखिर है क्या और ये उस आम उपनिवेशवाद से कैसे अलग है। और किताब के हिसाब से इसने भारत की सभ्यता, सोच, संस्थानों, यहाँ तक कि हमारे संविधान को कैसे प्रभावित किया। बिल्कुल। और इसमें वो डीकॉलोनियलिटी की बात भी है, मतलब उपनिवेशिता से मुक्ति। किताब कहती है कि भारत के लिए इसकी जरूरत है। हाँ, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये उपनिवेशवाद और उपनिवेशिता, इनमें मोटा मोटा फर्क क्या है, किताब क्या कहती है? देखिए, उपनिवेशवाद तो सीधा सीधा राजनीतिक और आर्थिक कब्जा है, जैसे ब्रिटिश राज था। पावर का डायरेक्ट इस्तेमाल। ठीक है। पर उपनिवेशिता किताब के अनुसार वो उससे कई ज्यादा गहरी चीज है। एक मानसिक ढांचा है, सोचने का तरीका, ज्ञान को देखने का नजरिया। अच्छा। जो राजनीतिक आजादी मिलने के बाद भी मतलब समाज में, सिस्टम में बना रहता है। एक तरह से अदृश्य सत्ता। यानी दिमाग पर कब्जा जो जमीन पर कब्जा हटने के बाद भी रह सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और दिलचस्प बात यह है कि किताब कहती है कि यही उपनिवेशिता असल में यूरोपीय उपनिवेशवाद की नींव थी। अच्छा, कैसे? इसकी जड़ें, वो कहती हैं, उपनिवेशवादी की अपनी धार्मिक मान्यताओं में थी, खासकर ईसाईयत और अपनी नस्ल को बेहतर समझने की भावना रही थी। और धीरे धीरे ये सोच ऐसी बन गई कि जो संस्कृतियां ईसाई नहीं हैं, उन्हें दूसरा समझा गया, अदर। हाँ। और फिर उन्हें आध्यात्मिक और मानसिक तौर पर भी अपना गुलाम बनाने की कोशिश की गई। क्या किताब में इसका कोई ठोस उदाहरण भी है, ऐतिहासिक? हाँ, बिल्कुल। इसमें पोप अलेक्जेंडर 6 का 1493 का एक आदेश है, पेपल बुल इंटर कैट्रा। पोप का आदेश? हाँ, उसने स्पेन और पुर्तगाल को एक तरह से आधिकारिक हक दे दिया था कि वो दुनिया के उन हिस्सों में जाएं, कब्जा करें, वहां के गैर ईसाई लोगों का धर्म बदलें, उन्हें गुलाम बनाएं, और इसे एक पवित्र और सराहनीय काम जैसा बताया गया था। गैर ईसाइयों को कैथोलिक राजाओं के अधीन लाना। बाप रे, ये तो धर्म के नाम पर दुनिया को बांटने और कब्जा करने का लाइसेंस जैसा हो गया। एक तरह से। अब बात और भी दिलचस्प हो रही है। तो किताब के मुताबिक इस ईसाई औपनिवेशिक सोच का भारत पर क्या असर हुआ? क्या ये सिर्फ राजनीतिक था या और गहरा? किताब कहती है बिल्कुल नहीं, सिर्फ राजनीतिक नहीं, असर बहुत गहरा था, बहुस्तरीय। जैसे इसने भारत में धर्म, जाति, जनजाति की जो समझ थी, शिक्षा व्यवस्था थी, उन सबको बुनियादी तौर पर बदला। लेखक का तो ये भी मानना है कि सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, मानवतावाद जैसे शब्द भी, जिनकी आज हम बहुत तारीफ करते हैं, हाँ बिल्कुल, उनकी जड़ें भी असल में ईसाई राजनीतिक धर्मशास्त्र में है। और औपनिवेशिक काल में इनका इस्तेमाल भारत की अपनी जो मौलिक चेतना थी, उसे कमजोर करने या बदलने के लिए हुआ। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है कि जिन चीजों को हम यूनिवर्सल मानते हैं, उनकी जड़ें इतनी खास हो सकती हैं। हाँ। अच्छा, धर्म के मामले में ये बदलाव कैसे आया? किताब ने बताया कि अंग्रेज प्रोटेस्टेंट नजरिए से देख रहे थे। हाँ। तो हिंदू धर्म को उन्होंने कैसे समझा फिर? देखिए, किताब का विश्लेषण ये है कि उन्होंने हिंदू धर्म पर एक तरह का ईसाई ढांचा थोपने की कोशिश की। जैसे वो अपने यहाँ मूसा को देखते थे, वैसे ही भारत में एक कानून देने वाला, लॉ गिवर ढूंढ रहे थे। और वो उन्हें मनु में मिला? हाँ, उन्हें लगा कि मनु वैसे ही है। वो धर्म को पवित्र किताबों पर आधारित असली धर्म और बाकी सबको अंधविश्वास, इसमें बांटना चाहते थे, जैसे यूरोप में हुआ था। लेकिन भारत में तो धर्म का स्वरूप काफी अलग है। ज्यादातर प्रथाओं, परंपराओं, विविधता पर आधारित रहा है। बिल्कुल। और यही वजह है, किताब कहती है, कि ये औपनिवेशिक नजरिया हिंदू धर्म की जो असली विविध प्रैक्टिस बेस्ड प्रकृति थी, उसे या तो समझ नहीं पाया या नजरअंदाज कर गया। धर्म और धार्मिक संप्रदाय की उन्हीं औपनिवेशिक परिभाषाओं से जूझ रही हैं। धर्म की समझ पर यह असर वाकई गहरा लगता है। और जाति और जनजाति के बारे में क्या, किताब क्या कहती है?
क्या वो भी औपनिवेशिक दौर की देन है? हाँ, मतलब किताब निकोलस डर्ग्स जैसे विद्वानों का हवाला देती है। वो कहती है कि जाति का जो रूप हम आज समझते हैं ना, वो काफी हद तक औपनिवेशिक शासन के दौरान जो वर्गीकरण हुआ, जो स्टडी हुई, उसका नतीजा है। मतलब ये कि अंग्रेज मिशनरियों और प्रशासकों ने भारतीय समाज को समझने, कंट्रोल करने और अपने हिसाब से सुधारने के लिए जाति की श्रेणियां बनाई, जैसे आपराधिक जातियां, लड़ाकू जातियां और जनजाति या ट्राइब की कैटेगरी, इनको मजबूत किया। तो क्या ये श्रेणियां पहले थी ही नहीं? बिल्कुल नहीं। किताब ये नहीं कहती कि ये शून्य से बनी, बल्कि ये कि उपनिवेशवाद ने इन्हें अपने मतलब के लिए बहुत बदला, कठोर बना दिया, एक खास तरह से डिफाइन कर दिया। जैसे आदिवासी समाजों को अलग थलग करके जनजाति के खांचे में डाला गया, वैसा पहले नहीं था। ये असल में नियंत्रण का तरीका था। ठीक है, समझ रहा हूं। किताब वो मार्टिनीज कोबो स्टडी की जो परिभाषा है स्वदेशी लोगों की, उसकी भी आलोचना करती है। कहती है कि वो परिभाषा भी कहीं ना कहीं औपनिवेशिक समझ से प्रभावित है और भारत जैसे जटिल समाजों पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। धर्म, समाज, अब आते हैं शिक्षा पर। मैकॉले का 1835 का मिनट तो खैर बहुत मशहूर है। किताब उसे कैसे देखती है? किताब चार्ल्स ग्रांट जैसे लोगों के विचारों का जिक्र करती है। वो मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ही भारतीयों को उनके कथित अंधेरे और गलतियों से निकाल सकती है। हाँ, वो सिविलाइजिंग मिशन वाली सोच। बिल्कुल, मैकॉले का मिनट उसी सोच का प्रतीक है। उसमें उन्होंने साफ कहा कि भारतीय और अरबी साहित्य यूरोप के साहित्य और विज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, वो उनकी बहुत बदनाम लाइन है कि यूरोप की कच्ची लाइब्रेरी की एक अकेली शेल्फी भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है। वही, और उनका मकसद साफ था, अंग्रेजी शिक्षा से एक ऐसा भारतीय वर्ग तैयार करना जो रंग और खून से भारतीय हो, पर सोच, पसंद, नैतिकता सब में अंग्रेज हो। ब्राउन साहब्स बनाने का प्रोजेक्ट। हाँ, किताब में राममोहन रॉय के पत्र का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने पारंपरिक संस्कृत शिक्षा की जगह पश्चिमी विज्ञान की वकालत की थी। किताब इसे भी औपनिवेशिक मानसिकता के असर के तौर पर देखती है, हालांकि जाहिर है इसके और भी पहलू हो सकते हैं। तो इस सिर्फ सिलेबस बदलने की बात नहीं थी, ये तो पूरी पीढ़ी की सोच बदलने का, पहचान बदलने का एक बड़ा प्रोजेक्ट था। किताब का मुख्य तर्क यही है कि औपनिवेशिक शिक्षा सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं थी, वो समाज को औपनिवेशिक मूल्यों के हिसाब से ढालने, नस्लीय भेदभाव को सही ठहराने और भारत की अपनी ज्ञान प्रणालियों को किनारे लगाने का एक टूल थी। किताब में एक और बहुत अहम और शायद थोड़ी विवादास्पद बात भी है, वो है मध्य पूर्वी उपनिवेशता, यानी मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिटी। मध्य पूर्वी उपनिवेशता, ये क्या है? यूरोपीय से अलग। हाँ, इसे किताब भारत के इतिहास में जो इस्लामी साम्राज्यवाद का प्रभाव रहा है उससे जोड़कर देखती है। अच्छा। और किताब का तर्क ये है कि जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज है वो यूरोपीय उपनिवेशवाद की तो बहुत आलोचना करती हैं। हाँ, करती हैं। लेकिन ये जो मध्य पूर्वी या इस्लामी साम्राज्यवाद का असर है उस पर उतनी गहराई से या उतने स्पष्ट रूप से बात नहीं करती, या उनका रुख उतना कंसिस्टेंट नहीं है। जबकि किताब के अनुसार दोनों में वो अपनी जातीय धार्मिक श्रेष्ठता की भावना और दूसरी संस्कृतियों को, खासकर जो मूर्ति पूजक थीं, उन्हें कमतर आंकने का नजरिया कॉमन था। क्या किताब इसके लिए कोई आधार देती है, कोई प्रमाण? देखिए, किताब इस पॉइंट को रखने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कुछ विचारों का हवाला देती है, सीमित रूप से, खासकर उनके 2 नेशन थ्योरी पर जो विचार थे। किताब का विश्लेषण ये है कि अम्बेडकर ने भी इस ऐतिहासिक सच्चाई को, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, स्वीकार करने की जरूरत पर बल दिया था। पर मैं फिर कहूंगी, ये किताब का अपना विश्लेषण है, अम्बेडकर के विचारों की उनकी अपनी व्याख्या। समझ गया। ये यकीनन एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, इस पर और सोचने की जरूरत है। अच्छा, अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। किताब भारत को सिर्फ एक राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट नहीं मानती, हाँ, बल्कि एक सभ्यता राज्य यानी सिविलाइजेशन स्टेट कहती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भारत की जो एकता है उसका आधार सिर्फ राजनीतिक सीमाएं या नस्लीय पहचान नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि एक बहुत गहरी, पुरानी, साझा सांस्कृतिक चेतना है। किताब राधा कुमुद मुखर्जी जैसे विद्वानों का हवाला देती है। उन्होंने बताया कि ये एकता कैसे बनी तीर्थ स्थानों के नेटवर्क से, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों से जो सब जगह पढ़े सुने जाते हैं, संस्कृत भाषा के असर से,
और प्रकृति को देखने के खास भारतीय तरीके से, जैसे नदियों, पहाड़ों, पेड़ों को पवित्र मानना, उनका मानवीकरण करना। ये सदियों से चली आ रही है। और ये यूरोप के नेशन स्टेट मॉडल से अलग कैसे है? देखिए, यूरोप का मॉडल अक्सर एक खास एथनिसिटी या एक भाषा पर जोर देता है। वहां विविधता को कई बार एक प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है। हाँ, ये तो है। इसके उलट किताब कहती है भारत का सभ्यता वाला मॉडल हमेशा से विविधता को पचाने वाला रहा है। यहाँ अनेक भाषाएं, पंथ, समुदाय सब एक साझा सांस्कृतिक धागे से जुड़े रहे हैं। अच्छा, संविधान सभा में जो बहस हुई थी नाम को लेकर, इंडिया बनाम भारत, उसका भी जिक्र है क्या? हाँ, बिल्कुल है। किताब एच.वी. कामत, सेठ गोविंद दास जैसे सदस्यों के तर्क रखती है। उन्होंने भारत नाम के ऐतिहासिक और सभ्यतागत महत्व पर जोर दिया था। उनका क्या तर्क था? उनका मानना था कि इंडिया नाम बाहर वालों का दिया हुआ है, वो गुलामी का प्रतीक है, जबकि भारत हमारी अपनी पहचान, अपनी परंपरा से जुड़ा है। लेकिन आखिर में तो दोनों नाम रखे गए, इंडिया दैट इज भारत। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 1 में यही लिखा गया। किताब इसे उस वक्त का एक समझौता मानती है, एक तरह की दोहरी पहचान। पर उसका तर्क ये है कि उपनिवेशिता से पूरी तरह मुक्त होने के लिए, डीकोलोनाइज होने के लिए, अपनी सभ्यता की जड़ों की तरफ लौटने के लिए शायद आगे चलकर सिर्फ भारत नाम रखना ही ज्यादा सही होगा। एक और अहम बात है जो किताब उठाती है, वो 1857 के बाद की स्थिति से जुड़ी है। 1858 में रानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी। हाँ, क्वींस प्रोक्लेमेशन। उसमें कहा गया था कि सरकार धार्मिक मामलों में दखल नहीं देगी, न्यूट्रल रहेगी। हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है, लेकिन किताब का तर्क है कि ये पूरी तरह सच नहीं था। अच्छा? इस घोषणा के बावजूद ईसाई मिशनरियों की एक्टिविटीज और चर्च से जुड़े जो संस्थान थे, उनको सरकारी पैसा, सरकारी संरक्षण मिलता रहा। ओह, तो वो तटस्थता पूरी नहीं थी? किताब के अनुसार नहीं। ये पक्षपात 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक चला। इसका कोई सबूत? हाँ, 1919 के एक्ट में एक प्रावधान था कि चर्च से जुड़े जो खर्चे हैं वो गवर्नर जनरल के अपने विवेक पर होंगे। मतलब चुनी हुई भारतीय विधायिका का उन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। अच्छा। ये दिखाता है कि राज्य अभी भी ईसाई संस्थानों को एक स्पेशल स्टेटस दे रहा था। इसके अलावा किताब राष्ट्रसंघ, लीग ऑफ नेशंस और उसके सभ्य राष्ट्रों, सिविलाइज्ड नेशंस के स्टैंडर्ड की भी बात करती है। उसे वो यूरोपीय औपनिवेशिक सोच को ही यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनाकर बाकी दुनिया पर थोपने का एक तरीका मानती है। तो इतनी सारी बातें हुई, अगर हम इसे समेटना चाहें तो इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात तो ये है कि उपनिवेशिता सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। ये एक मानसिक, एक व्यवस्थागत ढांचा है जो राजनीतिक आज़ादी के बहुत बाद तक भी समाज में, सिस्टम में, हमारी सोच में अदृश्य रूप से काम करता रह सकता है। सही कहा। और दूसरी बात, जैसा किताब कह रही है कि इस उपनिवेशिता ने भारत में धर्म, जाति, शिक्षा, कानून, राजनीति, हमारी हर चीज की समझ को बहुत गहराई से बदला है। बिल्कुल। कई चीजें जिन्हें हम आज शायद भारतीय या स्वाभाविक मान लेते हैं, हो सकता है उनकी जड़ें उस औपनिवेशिक सोच में हों। हाँ, यही किताब का तर्क है। तीसरा, भारत की पहचान को सिर्फ एक आधुनिक राष्ट्र राज्य की तरह नहीं, बल्कि एक प्राचीन, निरंतर चली आ रही सभ्यता के रूप में देखना, जिसकी अपनी खासियतें हैं, अपने मूल्य हैं। और आखिर में किताब का जो केंद्रीय संदेश लगता है वो ये कि भारत के लिए उपनिवेशिता से मुक्ति यानी डीकोलोनाइजेशन ये सिर्फ कोई अकादमिक कसरत नहीं है। तो फिर क्या है? ये अपनी असली पहचान को फिर से पाने और अपना भविष्य तय करने के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है। पर अब यहाँ एक सवाल उठता है जो किताब पाठक के लिए छोड़ देती है। क्या सवाल? कि अगर उपनिवेशिता इतनी गहरी बैठी हुई है हमारे समाज में, संस्थाओं में, सोच में, जैसा कि किताब तर्क दे रही है, तो फिर इससे मुक्त होने का, डीकोलोनाइज होने का रास्ता क्या है? प्रैक्टिकल रास्ता? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। रोजमर्रा की जिंदगी में, शिक्षा में, कानून में, शासन में इसके क्या मायने होंगे? सही बात है। क्या इसका मतलब है कि हर वो चीज नकार दें जिस पर पश्चिमी असर है, या फिर अपनी जड़ों को समझकर आज की जरूरतों के हिसाब से कोई नया रास्ता, कोई संतुलन बनाना होगा? ये आसान तो नहीं लगता। बिल्कुल आसान नहीं है। और ये समझ, ये हमें हमारे आज की जो चुनौतियां हैं, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, उन्हें एक नए नजरिए से देखने में कैसे मदद कर सकती है।
किताब बस यही चाहती है कि पाठक भारत की कहानी को बाहरी चश्मे से नहीं, बल्कि भारत के अपने नजरिए से उसकी अपनी शर्तों पर समझने की कोशिश करें। वाकई ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। इस गहरी और विचार जगाने वाली बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली मुलाकात तक सोचते रहिए।